हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एक बारी। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी का PYQ सीरीज और आज है डे 10। ठीक है, PYQ हो गया। एक सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा सेक्शन है जिसमें हम लोग प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP ये सारी चीज़ इसमें से चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन UPSC में पूछा है, CSE 2007 में। ठीक है, क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट पढ़ो और देखो क्या सही है क्या गलत। ठीक है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of the both house of the parliament। बिल्कुल, आर्टिकल 360 का सब क्लास 2 यही कहता है। ठीक है, कि भाई जो है 2 महीने के अंदर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू हुआ है तो 2 महीने के अंदर उसको दोनों ही हाउसेस से, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस से अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता तो फिर ख़त्म हो जाएगा। अगर हो गया, अगर अप्रूव्ड हो गया तो फिर वो एकदम इनडिफिनिटली तक चलेगा, इनडिफिनिट पीरियड तक चलेगा, जब तक कि उसको रिपील ना कर लिया जाए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अपना सही होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पढ़ते। इफ़ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब भी लागू है। इट इज़ अ कम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज। ठीक है, ठीक है, एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द यूनियन। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट में कोई भी इंसान काम कर रहे हो उनके प्रति ये डायरेक्शन इशू कर सकते हैं प्रेसिडेंट। उनका जो सैलरी हो रिडक्शन करने का बात हो या उनके अलाउंसेस को में रिडक्शन करने की बात हो, कर सकते हैं। ओके, बट एक्सक्लूडिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ऐसा बात नहीं है। ये जो एक्सक्लूडिंग बोल दिया ना, ये इस चीज़ को गलत कर दे रहा है। यहाँ पर क्या होगा, अगर इंक्लूडिंग बोल देता तो यहाँ सही होता। ठीक है, सैलरी रिड्यूस होगा, अलाउंसेस भी रिड्यूस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक ऑफिशियल्स का, साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का भी। ओके, तो यहाँ कौन सा करेक्ट पूछा? ओके, करेक्ट पूछा है तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओनली 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, consider the following statement. Article 301 is related to right to property। आगे बढ़ते। Right to property is a legal right but not a fundamental right। बिल्कुल, पीछे के हम लोग PYQ से ये चीज़ तो सीख चुके हैं कि हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, पहले हुआ करता था, 19(1)G में हटा करके लीगल राइट कर दिया। ये लास्ट थे हम लोग देखें। आर्टिकल 300A was inserted in the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, ये 19(1)F हुआ करता था शायद, हाँ FG बोल दिया मैंने ना, 19(1)F। आर्टिकल 300A was inserted in the Indian Constitution by 44th Amendment during the period of the कांग्रेस गवर्नमेंट। नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। ये 44th अमेंडमेंट है जो कि करेक्टिंग अमेंडमेंट है, मतलब करेक्टिंग वाला है, जिसमें जो चीज़ें ख़राब हुई थी 42nd में करी गई थी उन चीज़ को ठीक कर रहा था। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट उस वक्त नहीं होगी, उस वक्त कौन है? जनता पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 3 गलत है सर, 3 गलत है सर, 3 गलत है हर जगह। बच गया ओनली हमारे पास 2। अब आर्टिकल 1 की बात कर ले तो आर्टिकल 1 इसलिए अनकरेक्ट है क्योंकि जो 301 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? Which one of the following articles of the Indian Constitution provide that
it shall be the duty of union to protect every state against the external aggression and internal distribution। मतलब कि बाहर के किसी भी तरीके के एग्रेशन से या कोई भी डिस्टर्बेंस है उससे बचाने का काम है। तो ये चीज़ किस आर्टिकल में लिखा हुआ है सर, ये बताओ। तो ये चीज़ हम लोग जब देखो, बेसिकली इतना आर्टिकल्स तो याद नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करें, ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो हम लोग यहाँ अगर इससे सी देखो, इसके आसपास में 324 इलेक्शन कमीशन के आसपास था, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 215 जो है वो ये देखो कि हाई कोर्ट मतलब हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स, ये सबसे रिलेटेड था कि भाई उनके पावर से रिलेटेड था कि क्या था, उनको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड रखना, ये सब से चीज़ें रिलेटेड। तो इसको भी हटाई दो, है कि नहीं। और ये जो है 275 ये बात करता है कि जो है यूनियन से स्टेट को ग्रांट देने की बात करता है, ठीक है। और हम लोग जब इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं, 352 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है 355, मतलब कि इसमें ग्राउंड ही तो लिखे होंगे कि भाई कौन कौन से ग्राउंड होंगे जिससे हम लोगों को एग्रेशन से, बाहरी एग्रेशन या कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उससे रोकना। तो ये स्टेटमेंट सही होता हुआ नज़र आ रहा है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 929, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भाई DPSP का मतलब ही क्या है, हम लोग वेलफेयर स्टेट के बारे में वहाँ पर ही बात कर रहे हैं पूरी। तो क्या एम होगा, क्या पर्पस होगा इंक्लूजन का, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं, सोशल डेमोक्रेसी नहीं, गांधीन डेमोक्रेसी उसका पार्ट है, इंक्लूडेड है। और ये देखो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल ये चीज़, ठीक है। और ये चीज़ देखो इसलिए भी है क्योंकि भाई हमारे, अगर हम लोग प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में भी इस चीज़ के बारे में तो बात किया ही है ना भाई, कि हम लोगों को ये सब चीज़ पर ही काम करना है, तभी तो हम वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं, है कि नहीं। और DPSP का मेन उद्देश्य तो वेलफेयर स्टेट ही बनाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये 51 है सर, ठीक है, 51 है DPSP का जो आर्टिकल 51 है, वही बात करता है इंटरनेशनल पीस की और सिक्योरिटी की, ठीक है। साथ में और क्या करता है 51, ये भी हम लोग जानते हैं। 51 में कहता है कि भाई पहला तो प्रमोट तो करना ही है, क्या, पीस प्लस सिक्योरिटी। दूसरा और क्या करना है, हम लोग को जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बना करके रखने हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, मतलब दूसरे नेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या करना है, इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करना है और जो भी ट्रीटी हैं उनको, ओके। उसके बाद हमें कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए इनकरेज करना है, ना कि उसको बढ़ाना है, हम लोगों को सेटल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ 51 में दिखता है, ओके। Which one of the following amendment of the Indian Constitution empower the President to send back any matter for the reconsideration by the Council of Minister? तो ये चीज़ करा गया था, देखो एक्चुअली में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट से ये चीज़ हटा दिया गया था कि नहीं, चाहे तो भाई कोई भी ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली कर दिया जाता, जो इमरजेंसी लगाया या इंदिरा गांधी लगाई, वो उसी मैटर में तो था कि भाई जिसमें जो है प्रेसिडेंट का पावर को ये डिमीन किया गया था, ठीक है, उनसे बिना। तो ये सब चीज़ें कहीं कि नहीं ये मन मर्जी चल रहा है भाई, ये ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो 44th में उसको फिर ठीक किया गया था। 44th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था कि भाई आप जो है कोई भी कंसिडरेशन को रीसेंड कर सकते हैं, रीबैक कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तब, जो डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिया है उससे तब, ठीक है, आप भेज सकते हो, ओके। और अगर हम लोग बात कर लेना, थोड़ा सा और बात ही कर लेते हैं 44th अमेंडमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या क्या फीचर था 44th अमेंडमेंट्स का, ठीक है। फीचर्स ऑफ 44th अमेंडमेंट्स, ठीक है। पहला कि रीस्टोर द टर्म ऑफ लोकसभा, मतलब कितना, पहले 6 साल हुआ करता, 6 साल से
5 साल कर दिया। ओके, दूसरा कि भाई ये डिलीट कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी और इसको क्या बना दिया लीगल राइट, फंडामेंटल राइट से अभी पीछे ही क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट से क्या बना दिया लीगल राइट बना दिया। उसके बाद इसी 44th में प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया कि भाई आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप किसी भी मैटर को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं वापस, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या किया कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, उसका जो पीरियड था, ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी लगा तो 1 ईयर के लिए लगेगा, तो उसको हटा करके 6 मंथ किया। ओके, कि जो प्रोक्लेमेशन और ऑपरेशनल पीरियड होगा वो 1 ईयर से हट करके 6 ईयर किया, 6 मंथ किया। 5 नंबर कि भाई जो भी अगर इमरजेंसी का कोई भी स्टेट कह रहा है कि इमरजेंसी लगना चाहिए, ठीक है, कोई भी मिनिस्टर्स कह रहे हैं, तो जो इमरजेंसी होएगा वो सिर्फ और सिर्फ रिटन बेसिस पे होगा, रिटन बेसिस। और ये रिटन एडवाइस किसका होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स का नहीं होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिटन आना चाहिए तो ही इमरजेंसी लगेगा। ओके, साथ में ये भी 44th अमेंडमेंट ये किया कि भाई जो मिसयूज़ हो रहा था, ठीक है, 356 का इंदिरा गांधी मिसयूज़ की आर्टिकल इमरजेंसी लगा करके, तो इसका जो है ना इस मिसयूज़ हो रहा था जो इस आर्टिकल का, उसको सेफगार्ड करने का ये किया, प्रोविज़न किया कि भाई कुछ कंडीशंस लिखे, ठीक है, कि जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो उसमें कुछ कंडीशंस होंगे, इस कंडीशंस को फुलफिल होगा तभी वो लगेगा, ठीक है। तो कुछ ये बात हुई थी। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन, 93rd, ये क्वेश्चन कब का है 2002 का। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डील विद द 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे डील करता है भाई, किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, देखो, कंटिन्यूएशन ऑफ द रिजर्वेशन और द बैकवर्ड क्लास इन द गवर्नमेंट जॉब, नहीं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ओके, आगे देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ 30% पोस्ट फॉर द वुमेन इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, आगे देखते हैं। एलोकेशन ऑफ द मोर नंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सीट्स फॉर द रिसेंटली फॉर्म स्टेट्स, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। ये जो 93rd अमेंडमेंट था ये बेसिकली अगर हम बात करें तो रिलेटेड है आर्टिकल 15 से, और आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 से, जिसमें ये कह रहा था, गवर्नमेंट को इनेबल कर रहा था कि कोई भी स्पेशल प्रोविज़न अगर बनाने की बात आती है तो आप स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हो अगर उसमें से सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का एम्पावरमेंट या फिर एडवांसमेंट हो रहा हो तो। ओके, साथ में भी इसमें ये भी किया स्पेशल प्रोविज़न कि भाई जो एडमिशन है कहाँ पर ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होगा वो दोनों ही प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोनों ही, या तो फिर एडेड है और अनएडेड है स्टेट से, दोनों ही इससे रिलेटेड है। ओके, समझे। तो ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के एम्पावरमेंट के लिए, तो वो एजुकेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। कंपलसरी एजुकेशन फॉर एज बिटवीन 6 and 14 ईयर। ओके, तो ऑप्शन ये बी। क्वेश्चन नंबर 33, इन इंडिया 2002 का यूपीएससी सीएससी। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय द 5 आर्टिकल्स। बिल्कुल, दे आर, वो किस में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 6 to 20 नहीं, आर्टिकल 15 to 19 नहीं, 14 ही तो स्टार्ट करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ से, तो कहीं 14 इसमें पहले कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तो वैसे भी कट कर दो। 14 यहाँ से चालू हुआ है तो ये हो गया, तो हम लोग भाई 14 से 18 तक। सी 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना।
15 क्या कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो आप किसी के साथ। बेसिस क्या होगा डिस्क्रिमिनेशन क्या, आप रिलीजन के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, रेस के बेसिस पे नहीं कर सकते हो, कास्ट के बेसिस पे नहीं, सेक्स के बेसिस पे नहीं, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन। 16 क्या कहता है, ये तो चलो ठीक है, ये 15 हुआ। 14 क्या हुआ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 16 क्या कहता है, 16 कहता है कि भाई आप जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल होएगा हर कोई के लिए, उसमें भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके डिटेल प्रोविज़न है 1 2 3 4 5, 15 का भी 1 2 3 4 5 है, लेकिन हम लोग उतने डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग रिवीजन सिर्फ ऊपर ऊपर से ही कर रहे हैं, पूरी डिटेल तो पढ़ने के लिए फिर पॉलिटिक्स पढ़ो भाई। ओके, हम लोग तो PYQ कर रहे हैं। 17 जो है अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, और 18 जो है कि टाइटल्स नहीं रखना है भाई। ठीक है, ये तो यही है। तो 14 से 18 हमारे 5 आर्टिकल्स यहाँ हो गए ना। ओके, आगे बढ़े। 34 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन 2 पेज में है, आधा इधर है आधा इधर है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है क्या, पूरा दिखेगा ऐसे में? चलो अच्छा देखो, यहाँ से देख लो। आर्टिकल 31 हम लोग जानते हैं ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब इससे रिलेटेड कोई हम लोगों को दिख रहा है क्या, देखो यहाँ से। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज। ये चीज़ अभी हम लोग बात किए, तो ये तो हमको लग रहा है कि 15 में होना चाहिए। आर्टिकल 15 है कहीं क्या? 15 नहीं 16 कहीं है, हाँ है। ए का 2, ए का मतलब ए का ये होना चाहिए 4, ए का 4 नहीं होना चाहिए भाई, 2। नो पर्सन, 1 मिनट रुक जाओ। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ द पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन। हाँ ये होना चाहिए भाई, ए का 2, ए का ये 2 है। ठीक है कि भाई 16(2) एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड था, अभी हम लोग लास्ट में बात किए लास्ट PYQ में, तो इसमें ये है। ठीक है, किसी भी इंसान को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो पब्लिक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड में, बेसिस ग्राउंड में, मतलब कहें तो रिलीजन, रेस, कास्ट, ये सब पर। तो ये 16(2) में। अभी ए का 2 कहीं दिख रहा है क्या? ए का 2 यहाँ दिख रहा है, ए का 2 यहाँ दिख रहा है, बाकी ये दोनों को हटा दो और ढूंढने की कोशिश करो, आर्टिकल 29(2) ये तो हो गया। नो पर्सन शैल बी द डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये तो 30 होना चाहिए, 30 है कि नहीं? सी मतलब कि ये वाला होना चाहिए, 1 का मतलब कि सी का 1 कहीं दिख रहा है क्या? सी का 1 नहीं दिख रहा है सी का 1। 1 मिनट और अच्छे से, ये दोनों जगह होने की वजह से थोड़ा सा। ओके, फिर से पढ़ो। आर्टिकल 31 30 और सब क्लॉज 1 इसका पढ़ते। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन अ रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये सही है। सी का 3 अच्छा, सी का 3 यहाँ भी है, सी का 3 यहाँ भी है, अभी भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। ओके, अब एक ही लास्ट डिसीजन करेगा कि भाई क्या होगा। ओके, 31(1) का सी, ये प्रॉपर्टी वाला रिलेटेड था, तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो ये डी का 1 ठीक है, तो मतलब ए अपने पास ऑप्शन सही होता है। अब लास्ट बच गया बी का 4। ठीक है, ये 2 ऊपर नीचे होने की वजह से कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन मेरा ये है ए। ओके, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अगर एक ब्रिटिश सिटीजन भारत में रह रहा है, नागरिक रह रहा है, तो वो किस चीज़ पर क्लेम नहीं कर सकता है? देखते हैं।
फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ अभी तो हम लोग लास्ट के कुछ वीडियोस में देख चुके हैं कि ये तो सबके लिए है, ये भी सबके लिए है कि नहीं। रिलीजन भाई उसका अपना धर्म मान सकता है, क्यों नहीं मान सकता है। तो ये हमको क्या बोलता है, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है ये इक्वली नहीं हो सकता है, नहीं क्लेम कर सकता है। ठीक है, क्या यार ये लोग हॉर्न वॉर्न बजाते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशन ट्रेड और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। कोई गुस्सा दिला रहा है इन लोग। ठीक है, ओके, कुछ देख ले क्या हम लोग की। 1 मिनट जगह है अपने पास, हाँ यहाँ लेते हैं। देखो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन को क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या इंडियन सिटीजन को राइट है, फंडामेंटल राइट है, और फॉरेनर को नहीं है, फॉरेनर को नहीं है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन का है। ठीक है, इस पर नहीं हो सकता है। ओके, ये अवेलेबल है मतलब सिटीजन्स को। आर्टिकल 14 भी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 16 भी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, है कि नहीं। उसके बाद आर्टिकल 16 बात किया क्या, नहीं, आर्टिकल 16 बात किया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और आर्टिकल 19 जिसमें हम लोगों को 6 राइट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल होने का, एसोसिएशन बनाने का, मूवमेंट का, रेसिडेंस का और प्रोफेशन का, है कि नहीं। उसके बाद आर्टिकल 21 तो देता ही है। अब और कुछ है, आर्टिकल 29 जिसमें तुमको लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट, अपने कल्चरल माइनॉरिटीज़ के स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने की बात देता है इसमें। उसके बाद आर्टिकल 30 जो कि माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से रिलेटेड है कि नहीं, और इस्टेब्लिश रिलेटेड है। अभी जो चीज़ें दोनों को ही अवेलेबल हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को भी अवेलेबल है और फॉरेनर को भी अवेलेबल है, क्या है अपने पास, तो उनके पास भी आर्टिकल 14 है अवेलेबल। ठीक है, आर्टिकल 20 अवेलेबल है। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 जो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। आर्टिकल 23 जो कि ट्रैफिक, प्रोविज़न ऑफ ट्रैफिक एंड ह्यूमन बींग्स, फोर्स लेबर्स, ये सब चीज़ पे है। आर्टिकल 24 बच्चे से आप फैक्ट्रीज़ में नहीं काम करा सकते हैं 14 साल के नीचे। आर्टिकल 25 भाई रिलीजन का आज़ादी है, तुम्हें फ्रीडम है कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन। ओके, उसके बाद और क्या है, आर्टिकल 26 रिलीजियस मैनेजमेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 27 जो कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आर्टिकल 28 जो कि क्या है कि भाई फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये कुछ है, ये दोनों ही के लिए फंडामेंटल राइट, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। ओके, थर्टी 36 क्वेश्चन क्या बोलता है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट करना है भाई, कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राज्यसभा से हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर से नहीं होगा, प्रेसिडेंट से नहीं होगा, यहाँ से होगा। तो 1 और 2 कहीं दिख रहा है क्या सर, डी में दिख रहा है। ठीक है, डी में हो सकता है।
तो कौन कर सकता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लोकसभा, या तो इंट्रोड्यूस कर लो बिल को, या तो लोकसभा में कर लो या तो राज्यसभा में कर लो। स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, मेंबर्स भी, मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी कर सकते हैं। ओके, साथ में ये दोनों ही हाउस से पास होने चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के साथ होने चाहिए, और 2/3, ठीक है, 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। 2/3 जो वहाँ प्रेजेंट होंगे जो मेंबर, उनके 2/3 वोटिंग से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि भाई प्रेसिडेंट का जो एसेंट है वो मस्ट होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the matters on which constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the states? अब देखो, जब स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट आया है, तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट आया है तो जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात होगी वहाँ पर ही इशू होगा, और जहाँ पर ही सेंटर स्टेट की बात आएगी वहाँ पर ही होगा। बाकी जहाँ सिर्फ और सिर्फ ये सेंटर को इफेक्ट पड़ रहा होगा नहीं, लेकिन जहाँ इफेक्ट स्टेट को पड़ रहा होगा वहाँ तो भाई चाहिए, है कि नहीं। तो क्या क्या है अपने पास ऑप्शन में, ये देखो, एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ द स्टेट, 4 नंबर पहले पढ़ो, एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ द स्टेट। अब लेजिस्लेचर काउंसिल को हमको ख़त्म करना है किसी स्टेट में, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, क्या भाई हैं, क्वेश्चन बोलो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैटर्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल, ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस दैन वन हाफ ऑफ द स्टेट। अब सिर्फ ये बोल रहा है एबोलिशन ऑफ अ स्टेट, तो ये तो एक पर्टिकुलर स्टेट का बात कर दिया ना, तो पर्टिकुलर स्टेट का बात कर दिया, पूरे पूरे हर एक स्टेट को तो कुछ तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं होगा, है कि नहीं, तो इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो ये तो हटा दो, 4 हटा दो, 4 हटा करके देखो, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अब देखो, हम लोग तो ऑप्शन देखे भी नहीं है और कर दिए हैं करेक्ट, देख लेते हैं बात करके। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सिर्फ सेंटर के लिए है या सिर्फ स्टेट के लिए? भाई दोनों के लिए है, तो इसमें तो चाहिए, है कि नहीं। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, तो एक स्टेट तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा पार्लियामेंट में, वो राज्यसभा में जाएंगे ना भाई, तो वो तो सभी स्टेट से लोग जाएंगे, तो भाई उसके लिए तो फिर चाहिए ही चाहिए तुमको रेटिफिकेशन, है कि नहीं। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, अब 7th शेड्यूल क्या है, फेडरलिज्म से रिलेटेड है कि नहीं 7th शेड्यूल। अब ये जब 7th शेड्यूल फेडरलिज्म से रिलेटेड है तो बाकी स्टेट्स को भी हैम्पर करेगा, तो भाई इसमें भी चाहिए होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होता है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में मैच करो। ओके, यहाँ देखो, डी 52nd अमेंडमेंट, और ये हम लोग क्या जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से, जानते हैं कि नहीं जानते हैं 10th शेड्यूल ऐड हुआ था इसी से, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करता है ना। तो डी का एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब 2, डी का 2 कहाँ है, सिर्फ यहाँ है, बाकी सब हटा दो, सही है। एक चीज़ पकड़ो, देखो 1995 का क्वेश्चन है ये, एक चीज़ पकड़ो सॉल्व करो। अब दो बाकी ऑप्शन को भी देख लो। 13th अमेंडमेंट नागालैंड, बिल्कुल 13th अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्टेटस देता है नागालैंड का स्टेट का, ठीक है, और इसके लिए बोलता है स्पेशल प्रोविज़न बनाने की बात करता है, ठीक है, तो ये 1 भी सही है। बी को देखो, 18th अमेंडमेंट, अब 18th अमेंडमेंट मतलब कि क्लैरिफाइड द स्टेट, ठीक है। अब 18th अमेंडमेंट यही बताता है कि भाई यूनियन टेरिटरीज, जो आर्टिकल 3 है टू इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज, वो डेफिनेशन देता है स्टेट के बारे में कि कौन कौन सा स्टेट्स, कैसे हम लोग स्टेट किसको कहेंगे, तो है ना, नए यूनियन टेरिटरीज आ रहे हैं, न्यू स्टेट्स बन रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, किसी दूसरे से ले रहे हैं, तो उस वक्त हम स्टेट किसको कहेंगे, है कि नहीं। तो ये इसके बारे में बात करता है, क्लैरिफाइड किया है स्टेट को, ठीक है। तो बी का 3, सी का अब लास्ट बच गया, सी का 4, 39th अमेंडमेंट, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड,
इस चीज़ पे बात करता है। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 15 of the Constitution of India is a fundamental right क्लासिफिएबल अंडर, किसके अंदर है? आर्टिकल 15, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नहीं, एक्सप्लॉइटेशन होता तो आर्टिकल 23 एंड 24 होता, फोर्स लेबर, बेगार, चाइल्ड लेबर, कल्चरल, ये कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स, ये तो 29 के आसपास आएगा, 29-30, राइट टू इक्वालिटी 14-15 इक्वल, ये आएगा कि भाई राइट टू इक्वालिटी जो है ना, इक्वालिटी हम सब कानून के बराबर हैं। अब कानून के समान बराबर हैं तो आप हमें डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हो? किसी के भेदभाव पे हम सब इक्वल है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगा, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1994 का क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट, क्या कहता है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर यही कहता है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और उसको किसी भी हर हालत में चेंज नहीं किया जा सकता है, अमेंड नहीं किया जा सकता है, यही कहता है बेसिक स्ट्रक्चर। पढ़ो ऑप्शन, सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो एसेंशियल सो इट दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, बिल्कुल, लेकिन होल्ड डाउन, आगे भी पढ़ लो, शायद उससे कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिल जाए। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रेस्ड और टेकन अवे, फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर में ही आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, नहीं सर, ऐसा थोड़ी है, ये भी नहीं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर इट नॉट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेम टाइम रिप्रेजेंट अ रियल स्पिरिट, नहीं, प्रीएम्बल नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिर्फ इसका बात करता है, सबसे अच्छा यही है आंसर। ठीक है, कि भाई कुछ तो एसेंशियल फीचर्स हैं जिसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उसको अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया, अब फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर है तो हम लोग को भाई आर्टिकल 19 है, अभी हम लोग देखें, मूवमेंट का, एक्सप्रेशन का, स्पीच का, रिसाइड का, प्रोफेशन का, ट्रेड का, सब 19 में है। तो देखते हैं किस में है। इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, स्पेशली प्रोवाइडेड, ठीक है। द इम्प्लीमाइड, क्योंकि 1(a) क्या बोलता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इज इम्प्लाइड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन, वाइडर फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन गारंटेड बाय आर्टिकल 1(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो वाइडर, इससे थोड़ा सा ये ब्रॉडर टर्म है तो हम इसको रखते हैं, बाकी आगे देखते हैं। इज अ गारंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल, नहीं सर, इमिनेट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, नहीं, ये सही है, बी क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्योंकि जो है फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया वो एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन है 19(1)(a) में, लेकिन वाइडर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो है भाई, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसा इंटरप्रिटेशन आया कि ये जो है इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ओके। अब ये हुए 1994 तक हम लोगों का यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन ख़त्म। अब हम लोगों का जो है अदर एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखने की बात आती है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, अभी पिछले दिन से हम लोग 2-3 दिन से देखते आ रहे भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन, और इनमें से पूछ रहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या नहीं है। तो प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, बिल्कुल लिखा हुआ है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड द प्लेस ऑफ द नेशनल, इस तरीके का बात तो कहीं लिखा नहीं है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल करना है, तो ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है, नॉट ही पूछा था, सी ऑप्शन सही है। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट बाय, किसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया है? 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, नहीं, अभी तो इसको हम लोग देखें, इसमें तो एजुकेशन का बात नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट, नो। कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट, नहीं। 86 हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखें कि हाँ, इसके वजह से फंडामेंटल राइट में भी चेंज आया है, डीपीएस में भी चेंज आया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ऐसा अमेंडमेंट जिसके वजह से तीनों में ही चेंज आया है, तो ये है, ये ठीक है,
कि राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट, बिल्कुल इसी के तहत जो है आर्टिकल 21A में इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है, जो एज ग्रुप है 6 से 14 ईयर के बीच में, है कि नहीं। और फिर DPSP की बात करें तो आर्टिकल जो 45 है, आर्टिकल 45 उसमें ऐड किया गया कि जो है कंपलसरी है एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन जिसका एज 14 साल तक है, और ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो के लास्ट पार्ट है जो उसको ऐड किया गया, और उसमें ये बताया गया कि भाई हर एक सिटीजन, चाहे वो पेरेंट्स हो गार्जियन हो, वो क्या करना है, उनका कर्तव्य है कि वो बच्चे को स्कूल भेजें, ठीक है, अपने अपने बच्चे को 6 से 14 साल के उम्र के बीच में, ठीक है, उनको एजुकेशन का हक है, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। ओके। 44 द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोफाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस केशवानंद भारती, सब कुछ जानता है। यहाँ कुछ है क्या, गोलकनाथ स्टेट यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केशवानंद भारती, हाँ है ना, सी केशवानंद भारती। पहली टाइम केशवानंद भारती को केस में ही डिसाइड किया गया था कि भाई क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट क्या है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कुछ चीज़ निकल करके आया था, ठीक है। और इसको यही बोला गया था कि इसको हम लोग अल्टर और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ये एक एसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसको करोगे तो भाई दिक्कत आएगी। 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है, कौन, देखते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ये बात आर्टिकल 50 में बात करी गई है, जाकर के प्रोविजन बेयर एक्ट खोल करके देखो, पूरा लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। ओके। बी द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 46, ये भी DPSP में लिखा हुआ है। ओके। द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43A में नहीं, आर्टिकल 43B में होना चाहिए, आर्टिकल 43B में होना चाहिए। आर्टिकल 43A जो है ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में बात करता है, तो ये चीज़ गलत है। और वैसे भी नेक्स्ट देखो पहले, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एंड द इनेबल देम टू फंक्शन यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज, आर्टिकल 40, ये तो हम लोग सभी जान रहे हैं। इसमें अगर ए बी में कन्फ्यूजन है तो भाई ए बी में कन्फ्यूजन, तो वैसे भी देख लो कि सब सही है, तो वैसे भी ये ऑप्शन, ठीक है, कि ये गलत मैच है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 साल, ये 61 है यार, हर कोई जानता है 61 अमेंडमेंट, है कि नहीं। मुद्दा यही था, एम यही था कि भाई हम एज कम कर रहे हैं ताकि जो अनरिप्रेजेंटेड यूथ है कंट्री के वो भी पार्टिसिपेट ले सके पॉलिटिकल प्रोसेस में और अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सके लीडर चूज़ करके, ठीक है, इसलिए 61 अमेंडमेंट में हुआ था ये। 47 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये 2021 में UPPCS का क्वेश्चन है। ओके। तो गोलकनाथ केस जो है ये इसका ईयर है 1967, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये 1971 का है। उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका, कि उसी का जानो चाहे नहीं, इसका तो हम लोग जानते ही हैं 1973 का है कि नहीं। उसके बाद 42nd, यहाँ से याद करो, देखो 42nd है ना, तो 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 40 ऐसे हम लोग याद करेंगे 1976, ठीक है। और एक आता है ना 44th अमेंडमेंट, तो 4 + 4 कितना होता है, 8 होता है, तो 1978 याद करेंगे। अब देखो अगर ये याद भी नहीं होगा, ठीक है, अगर ये याद नहीं है, चलो मान के चलो कि इस वाला हमको याद नहीं था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बाकी तो केसेस हैं ज़्यादातर याद ही रहते हैं 67 66। तो भाई देखो सबसे पहले कौन है 67, मतलब ए पहले आना चाहिए, मतलब 1 पहले आना चाहिए, इसमें और इसमें 1 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। उसके बाद 67 के बाद कौन है 63 73 नहीं 71 है, उसके बाद तो 76 है, 71 मतलब कि 3 है, यहाँ नहीं है, हो गया ना भाई। उसके बाद 2 73, उसके बाद 74 76, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट। अब भी यहाँ हम लोग बात किए है कि नहीं। 43 का ये बोले ना, मतलब 43A, कहीं 43A दिख रहा है, दिख रहा है ना 43A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो देर आर 2 स्टेटमेंट। अरे एक एजर्सन है, एक रीज़न है। ठीक है, आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। बिल्कुल सही है। ये माइनॉरिटी टर्म्स जो है वो NC नेशनल कास्ट ऑफ ऐसा बैकवर्ड क्लास में कोई डिफाइंड है, वो बॉडी में डिफाइन है, यहाँ नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है इसका? तो नहीं सर, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो देखते हैं कहाँ गया यार। अच्छा, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए, हमको पता ही नहीं था। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बोथ ही एंड ट्रू। ठीक है, हाँ, लेकिन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ही एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल दोनों ही सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। ओके, हमको पता ही नहीं चला यार, हम लोग अचानक से क्वेश्चन 49 तक पहुंच गए। चलो अच्छा, 2 दिन में 25-25 करके 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पहुंच गए। ये सेक्शन जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि इसमें हम लोग 24-25 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 10 होता था, पीछे वाले में 10 होता था, किसी में 15 होता था, तो टाइम लगता था। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं फिर आगे वाले वीडियो में।